अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनीबा राशिद हियर। एनवायरमेंटल साइंसेस में सबसे पहला जो आज का आपका टॉपिक है वो बायोडायवर्सिटी लॉस एंड इट्स कंजर्वेशन है। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको सबसे पहले तो आपके सिलेबस से स्टार्ट करनी है। सिलेबस में आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, किस टॉपिक में और ये सब हेडिंग के अंदर किस मेजर पोर्शन के अंदर ये कवर हो रहा है। सबसे पहले चलते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस के अंदर आपके जो 8 टॉपिक मैंने पहले भी आपको बताए थे, उसमें से जो सेकंड टॉपिक है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज के अंदर बायोडायवर्सिटी लॉस एंड इट्स कंजर्वेशन का टॉपिक जो हाईलाइट किया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक मेजर हेडिंग है। अब एक चीज ये भी देखनी है हमने तैयारी करने से पहले कि पास्ट पेपर्स के अंदर इससे क्या-क्या टॉपिक कवर हो चुके हैं। तो उसमें सीएसएस 2021 के अंदर एक 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक में से कवर हुआ है। और स्टेटमेंट है, हाउ विल यू डिफाइन बायोडायवर्सिटी, व्हाट इज मेंट बाय द इंस्ट्रूमेंटल एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्पीशीज, why biodiversity is decreasing, discuss different factors of biodiversity loss। तो अब आपने ये चीजें माइंड में रख के अपनी प्रिपरेशन हमेशा से हर टॉपिक की स्टार्ट करनी है कि वो कितने पोर्शन इसमें मार्क्स का कवर हो रहा है। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपने एक चीज और माइंड में रखनी है कि जो वो स्टूडेंट्स जिनका तो उन्होंने ऑनर्स में अपना अलाइड सब्जेक्ट इसको पढ़ा हुआ है, या उन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन के अंदर मेजर्स में एनवायरमेंटल साइंसेस को कवर किया है, उनके लिए तो चलें ये फेमिलियर टर्म्स हो सकती हैं। लेकिन वो एस्पायरेंट्स जिनके लिए बिल्कुल एक नई टर्मिनोलॉजी है, उनके लिए मैंने साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में प्रायर सजेस्टेड रीडिंग्स के अंदर बहुत सारी यूएनईपीज की ओरिजिनल रेफरेंसेस यहाँ पे मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। और ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स इसके अंदर मेंशन्ड हैं, स्प्रिंगर का आर्टिकल है, यूएनईपी लॉ एंड एनवायरनमेंट असिस्टेंट प्लेटफॉर्म का आर्टिकल है, और दी डिप्लोमेट का भी एक ब्लॉग यहाँ पे शामिल है। वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस सारे प्रोसेस की दे देंगे, जिससे आगे आपके लिए अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। अब सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं बायोडायवर्सिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। तो बायोडायवर्सिटी बेसिकली अगर हम ब्रेक डाउन करें इस टर्मिनोलॉजी को, तो बायो का मतलब है लाइफ और डायवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। तो अगर इस टर्मिनोलॉजी को अगर हम मर्ज करें, तो वैरायटी ऑफ लाइफ, जितनी भी आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग के अंदर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो अबव अर्थ हैं या वो बिलो वाटर हैं, वो सारी की सारी बायोडायवर्सिटी में इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पर बायोडायवर्सिटी के आगे हमें अब देखना है कि बायोडायवर्सिटी लॉस क्या है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग से पहले आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज है बायोडायवर्सिटी से रेलेवेंट जो आपको पता होनी चाहिए बेसिक। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कैरोलस लिनियस जो है, इनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। और ये टेक्सोनोमी क्या है कि जितने भी एनिमल और प्लांट इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन, उनको कैटेगराइज किया गया है, जिस फील्ड को टेक्सोनोमी कहते हैं। और कैरोलस लिनियस इज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी। तो बायोडायवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन की अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए, और फादर ऑफ टेक्सोनोमी का भी पता होना चाहिए। अब चलते हैं बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन की तरफ। यू कैन ऑल सी हियर, बायोडायवर्सिटी इज एन अबंडेंस ऑफ डिफरेंट लाइफ एट प्लैनेट अर्थ। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, और ये टाइप्स आपको इसलिए भी अंडरस्टैंडिंग इनकी होनी चाहिए कि नेक्स्ट जो हम बायोडायवर्सिटी लॉस के फैक्टर्स पढ़ेंगे, वो सब इसी का आगे से फर्दर एक्सटेंशन है। तो इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी जब हम देखते हैं, तो उसमें हम ये कहेंगे कि जितने भी हैबिटेट्स, जितने भी इकोसिस्टम्स, जितने भी फिजिकल एटमॉस्फेयर्स हमारे सराउंडिंग में प्लैनेट अर्थ में पाए जाते हैं, वहां पर जितनी भी वैरायटी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी कहते हैं। उसके बाद स्पीशीज बायोडायवर्सिटी है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी भी स्पीशीज की टाइप्स हैं, वो एनिमल हैं, वो प्लांट हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्लांट की बात करें, तो एक एरिया के अंदर कितने प्लांट्स पाए जा रहे हैं, वो स्पीशीज बायोडायवर्सिटी है। और इसी से आगे फर्दर हम मजीद इसकी इन डेप्थ में इसको नैरो डाउन करते हैं, तो उसकी नेक्स्ट टाइप आती है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, जिसके अंदर आपको एग्जांपल दूंगी मैं ह्यूमन बींग्स की, कि इंसान जितने भी हैं, वो देखने में बज़ाहिर तो इंसानों की कैटेगरी एक ही है ना, साइंटिफिक। लेकिन क्या होगा कि वो इंसान जो है, उनकी जेनेटिक मेकअप सबका डिफरेंट है। सबका डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, उनका जो कंपोजिशन है, उनके जीन्स हैं, उनका एक्सप्रेशन डिफरेंट है। तो ये जेनेटिक बायोडायवर्सिटी है। तो ये बेसिकली टॉप टू बॉटम जो है वो नैरो डाउन हो रही है इसकी डिवीजन टाइप्स के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोडायवर्सिटी मेजरमेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमने टाइप्स पीछे पढ़ ली हैं, उन्हीं की बेस पर इनकी मेजरमेंट होती है। तो पहले देख लेते हैं, नंबर 1 पे आपके पास स्पीशीज रिचनेस है। तो इसके अंदर पूरे एक इंटायर रीजन के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्पीशी, फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक प्लांट है, तो हम यहाँ बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सिट्रस देओदारा जो कि पाकिस्तान का नेशनल ट्री है, उसकी हम बात कर लेते हैं।
तो जितने भी सिट्रस देवदारा एक जगह पर आपके पास आप उनको काउंट डाउन करेंगे, तो वो आपके पास उसकी स्पीशीज़ रिचनेस हो जाएगी। इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स की बात कर लेते हैं, एक एरिया के अंदर कितने इंसान रह रहे हैं, तो वो सारे के सारे आपके स्पीशीज़ रिचनेस में उस एंटायर रीजन में शामिल हो जाएँगे। इसके बाद आपके पास आ जाती है नंबर 2 पे जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर किसी भी एक सिंगल स्पीशी के अंदर जितनी जीन की वैरायटी पाई जाती है, उसको आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप नंबर 2 पिक्चर में देख सकते हैं, जो हाइलाइट किया गया है कि फॉर एग्जांपल कोई एक प्लांट है, उसका जेनेटिक मेकअप देख लेंगे, कोई इंसान है, उसका जेनेटिक मेकअप देख लेंगे। नंबर 3 पे आपके पास आ जाती है एंडेमिक स्पीशीज़। याद रखिए ये वो स्पीशीज़ हैं जो एक जगह पर पाई जाती हैं और उस जगह की वो खासियत होती हैं और दुनिया में और किसी जगह पर वो स्पीशीज़ नहीं पाई जाएँगी, वो उस इलाके की एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, उनकी कैलकुलेशन भी हो सकती है। चौथी आपके पास ओवरऑल जो है वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आ जाती है, टोटल नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स इन द रीजन। एक रीजन के अंदर एक्वेटिक इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, कौन-कौन सा इकोसिस्टम है, उसकी क्लासिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे आप इसकी यूनिक इकोसिस्टम्स की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो वो ये हम देख सकते हैं कि जितने भी दुनिया के अंदर वो इकोसिस्टम जो एक स्पेसिफिक जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन और किसी जगह पे नहीं है। जैसे कि एग्जांपल आपके पास पोलर रीजन्स के अंदर जो आपके पास आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन्स हैं, उनके भी इकोसिस्टम जो हैं बड़े यूनिक हैं और दुनिया में और कम ही जगहों पे वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब देखिए ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, 5 मार्क्स का, 8 मार्क्स का नोट भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जब बायोडायवर्सिटी लॉस की तरफ जा रहे हैं, तो हम इस बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, तो वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? इसका मतलब है कि वो बायोडायवर्सिटी जो प्लैनेट अर्थ पे पाई जा रही है, उसकी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होगी। तो उसमें हमारे पास ये देखिए पिक्चर के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि प्रोविजन ऑफ फूड सिक्योरिटी यहाँ पर आ जाती है कि फूड सिक्योरिटी के अंदर अगर एक जगह पर प्लांट खत्म हो जाएँगे, तो वहाँ पर खाने के लिए प्लांट्स का कोई सोर्स नहीं होगा, तो आप सैलड कहाँ से खाएँगे? इसी तरह अडैप्शन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैमल जो है वो डेज़र्ट इकोसिस्टम में पाया जाता है, कैक्टस है वो डेज़र्ट इकोसिस्टम में है। अगर वो वहाँ पर नहीं पाए जाएँगे, तो उनका उस पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर कोई और पौधा भी नहीं सर्वाइव कर सकेगा, क्योंकि उनके अंदर हाई एडेप्टेबिलिटी है उस रीजन की। पोलर रीजन है, तो उसके अंदर आपके पास जो पोलर बियर्स हैं, वो आपके स्पेशलिटी उस एरिया की। तो अगर बायोडायवर्सिटी लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो उन इलाकों के अंदर सर्वाइवल लाइफ की एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो इस वजह से बायोडायवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आपके लिए बड़े ह्यूमन में देखें ना आप एनिमल फैट आप यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ करते हैं, तो ये सारे के सारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, जिनका हुसूल जो है वो बायोडायवर्सिटी के थ्रू आप जो है वो मुमकिन होता है। सॉइल फॉर्मेशन और प्रोटेक्शन में अर्थवर्म की बड़ी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास कि सॉइल फॉर्मेशन जो है वो अर्थवर्म उसके जो है वो उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरह फूड चेन नेचर के अंदर प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं। अगर ये किसी एक चैनल में भी, किसी एक प्लेस में भी ये मिसिंग हो जाएगा एक लिंक, तो फूड चेन जो है वो डिसकंटिन्यूड हो जाएगी और उसकी वजह से जेनेटिक जो है वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। आपके जो इकोसिस्टम्स है उनमें इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और बायोडायवर्सिटी का जो है वो वजूद जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसके बाद आपको फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की भी अगर हम बात करें, तो उनकी प्रोटेक्शन जैसे कोरल रीफ्स हैं, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोरल रीफ्स जो हैं, वो दुनिया के अंदर सबसे मशहूर है वहाँ पे और इसी का एक दूसरी एग्जांपल मैं ये देती हूँ कि पॉल्यूशन की वजह से हेटी का जो इलाका है, वहाँ पर जो एक्वेटिक उनका मेरीन इकोसिस्टम है, वो बिल्कुल डिस्ट्रक्ट होके रह गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी बायोडायवर्सिटी के साथ इंटर रिलेटेड है। फिर इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर जो हैं, उनकी स्पीडीली रिकवरी होती है। पाकिस्तान के अंदर जो भी फ्लड्स आए हुए हैं, यहाँ पर अगर आपके जो प्लांट्स हैं वहाँ पर जहाँ-जहाँ आपने शायद देखा हो या सुना हो इस बात के बारे में कि जहाँ-जहाँ जो फॉरेस्ट एरिया था, वहाँ पे फ्लड का फ्लो जो है वो रोक दिया गया। जबकि जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन थी, उन एरियाज़ के अंदर पूरी-पूरी की वहाँ पर गाँव के गाँव सफ़ाहती से मिट गए। तो यहाँ पर आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि जो बायोडायवर्सिटी है वो चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स को उनकी रिकवरी में। फिर इसके बाद इकोसिस्टम का बैलेंस होता है मेंटेन इसकी वजह से और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इसमें अपना उसकी कंट्रीब्यूशन हम इनलिस्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी बायोडायवर्सिटी के बारे में 2 चीज़ें जो हम पीछे एक पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ था
उसी की फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 2 बातों के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि स्पीशीज़ जो हैं, उनकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू क्या होती है। तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू ये होती है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कोई चीज़ खरीद रहे हैं, प्लांट सोर्स ले रहे हैं या एनिमल सोर्स ले रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि वो प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या उसका टेस्ट अच्छा है जो मैंने खाना है? क्या उससे मुझे एनर्जी मिल रही है? तो ये चीज़ें जो हैं आपको बताती हैं कि उस स्पीशीज़ का आपने अगर उसको बाय करना है, तो उसकी कोई इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है तो आप उसको बाय करें। तो याद रखिए कि इस इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू को जो डिटरमिन करना है, वो रिलेटिवली ईज़ी होता है। इसके कंपैरिज़न में जो दूसरी आपके पास वैल्यू है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू है और इसकी डिटर्मिनेशन जो है वो क्वाइट रादर जो है वो डिफिकल्ट प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर आप एक एनिमल को, प्लांट को, ह्यूमन बीइंग को एक एंड कंसीडर करते हैं, मीन टू एन एंड कंसीडर नहीं करते। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दूँगी कि जैसे बहुत सारे इंसान हैं, तो हर इंसान के अंदर इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं। दूसरा इंसान जो है, उसके साथ उसकी अवेयरनेस जो है, वो इंटर रिलेट नहीं कर सकती, वो डिफरेंट भी हो सकती है। इस चीज़ की मेजरमेंट क्योंकि ये इंट्रिंसिक है, इनबॉर्न है इंसान के, तो इसकी मेजरमेंट काफ़ी डिफिकल्ट होती है। नेक्स्ट अब आपके पास आ जाते हैं हम बायोडायवर्सिटी लॉस के बारे में। इसमें यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखें तो सोर्स मैंने मेंशन किया है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल था जो मुझे लगा कि यहाँ पर आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। जॉन पी रेफर्टे ने 2022 में सितंबर 21 को ये लास्ट अपडेटेड है, ब्रिटानिका में पब्लिश हुआ है और इसका टाइटल है बायोडायवर्सिटी लॉस। अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको वो भी बड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसकी क्लियर हो जाएगी। तो बेसिकली बायोडायवर्सिटी लॉस क्या है? हमारे इर्द-गिर्द इकोसिस्टम्स के अंदर, हैबिटेट के अंदर जितने एनिमल हैं, जितने प्लांट्स हैं, एक-एक करके अगर वो लॉस हो रहे हैं, उनकी उनकी नंबर ऑफ स्पीशीज़ या पॉपुलेशन के अंदर डिक्लाइन आ रहा है, किसी भी रीज़न की वजह से। रीज़न को हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में मेंशन करेंगे। तो किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो डिक्लाइन आ रहा है, डिक्रीज़ हो रही है उनकी अमाउंट, तो उनका नंबर जो डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसको हम बायोडायवर्सिटी लॉस कहते हैं। और याद रखें कि इस बायोडायवर्सिटी लॉस को मेनली जो है वो परमानेंट चेंज के तौर पर लिया जाता है। इसको टेम्परेरी चेंज कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे आपको एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ यहाँ पे डायनासोर जो हैं, उनकी जो पूरी स्पीशी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो ये परमानेंट इकोलॉजिकल चेंजेस का एक पार्ट है इकोसिस्टम के अंदर। नेक्स्ट आपके पास फैक्टर्स लीडिंग टू बायोडायवर्सिटी हैं। इसमें 5 मेजर फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, जिनकी वजह से हमारी बायोडायवर्सिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। हैबिटेट लॉस हो सकता है, क्लाइमेट चेंज है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, पॉल्यूशन है या इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं। नेक्स्ट पिक्चर के अंदर आपको बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे सीएनएन ने जो मेन ड्राइवर्स हैं उनको मेंशन किया हुआ है। तो पहला जो हैबिटेट लॉस है या चेंजेस इन लैंड एंड सी यूज़ है, यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग ये क्लियर होनी चाहिए कि इंसान जो हैं वो अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज जिनको आप एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कहते हैं, उनकी वजह से 75% ऑफ लैंड को और 66% ऑफ मेरीन एनवायरनमेंट को अब तक इंसान डैमेज कर चुका है, ऑल्टर कर चुका है, नेचुरल कंडीशन उनकी अपनी हालत से बिगड़ चुकी है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इंसान जो है और जो पॉपुलेशंस हैं एनिमल की, प्लांट की, वो अब बायोडायवर्सिटी लॉस की फॉर्म में कंसिडर हो रही है। इसमें एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगी, बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो है वो डिफॉरेस्टेशन है, कि इंसान जो है वो अपने पर्पसेज़ के लिए दरख्तों को काट लेते हैं और उसके बाद क्या हो रहा है कि वो पूरा का पूरा नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास इसकी जो टाइप है वो डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स है। इसमें यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात एग्ज़ाम्पल ये है कि 2015 के अंदर एक जो मेरीन स्टॉक्स थे उनके एक 1/3 जो अमाउंट थी उसको अनसस्टेनेबल लेवल तक उनको फिश किया गया था। इतनी एक्सप्लॉइटेशन कर दी गई थी, इतनी ओवर फिशिंग कर दी गई थी कि 1/3 मेरीन जो है लाइफ में फिशेज़ जो हैं वो खत्म हो गई थी। ज़ाहिर है जब आप फिशेज़ को फिशिंग के थ्रू आप उनको अपने नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम से निकाल लेंगे, तो वहाँ तो उनकी स्पीशीज़ की बायोडायवर्सिटी लॉस ही कंसीडर होगा ना क्योंकि आपने उसको ईटिंग पर्पज़ के लिए जो है अपने नेचुरल इकोसिस्टम से छीन लिया है। नेक्स्ट आपके पास टाइप है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो है उसमें ग्लोबल वार्मिंग आती है और ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आपको पता होना चाहिए कि मैमल्स जो हैं वो थ्रेटन्ड हो रहे हैं और जो बर्ड्स हैं वो 1/4 जो हैं वो अब तक जो हैं वो थ्रेटन्ड स्पीशीज़ के अंदर कंसीडर हो रहे हैं और ये थ्रेटन्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो नियर टू एंडेंजर हो और उसके बाद वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं। फोर्थ आपके पास टाइप है पोल्यूशन। अब पोल्यूशन की वजह से जितने भी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं, लैंड इकोसिस्टम है, इवन नॉइज पोल्यूशन, इसकी वजह से भी बायोडायवर्सिटी लॉस में आपकी जो है बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रिप्रोडक्शन साइकिल्स इवन डिस्टर्ब हो रहे हैं।
ये बात रिसर्च में अब प्रूवन है। फिर फिफ्थ आपके पास आ जाती है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। अब ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या हैं कि वो स्पीशीज जो एक नेचुरल एटमॉस्फेयर के अंदर, एक नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर ओरिजिनली नहीं पाई जाती थी, लेकिन ह्यूमन जो है उनको उस एटमॉस्फेयर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इकोसिस्टम में वहां ग्रो करवाते हैं, और उनकी वजह से वो जो उस इकोसिस्टम की जो नेचुरल स्पीशीज हैं वो वहां पर जो है उनका वहां सर्वाइवल जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो हर कंट्री के अंदर 1970 से लेकर अब तक इन्वेसिव एलियन स्पीशीज जो हैं वो 70% इंक्रीज हो चुकी हैं, और नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं। ये नंबर जो ग्रीन में आपके पास है, ये सारे हम पीछे स्टडी कर चुके हैं जो कॉजेज थे। अब देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी लॉस के अंदर कॉन्सिक्वेंसेज क्या आ रहे हैं। देखिए, इकोसिस्टम का जो फंक्शन है बेसिक, वो डिग्रेड हो रहा है, वो खत्म होता जा रहा है। फूड सर्विसेज का लॉस हो रहा है। अगर आपके पास एनिमल और प्लांट नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे पास फूड मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, फूड इनसिक्योरिटी का इशू राइज हो जाएगा। इसी तरह टूरिज्म और रिक्रिएशन नहीं होगी। हम तो यहाँ पर कैंपेन करने के लिए, जो हाइकिंग है उसके लिए पहाड़ों पे जाते हैं, वहां पे फॉरेस्ट में जाते हैं कैंपिंग करने के लिए। तो अगर ये नहीं होगा तो टूरिज्म भी नहीं होगा। इसके अलावा नेचुरल मेडिसिन जो है, प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट के थ्रू, फाइटोकेमिस्ट्री के पूरी एक फील्ड है जिसके अंदर आप नेचुरल मेडिसिन को बनाते हैं और मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसका लॉस हो जाएगा। और एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स ऐसी हर चीज जिसका ताल्लुक ब्यूटिफिकेशन से हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स को आप ऑर्नामेंटल ब्यूटी के लिए यूज करते हैं गार्डन्स के अंदर, इसी तरह फिश को आप एक्वेरियम के अंदर रखते हैं खूबसूरती के एलिमेंट के लिए, तो एस्थेटिक का एलिमेंट भी लॉस होता जाएगा। और इसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस भी होगा, हेल्थ लॉस भी होगा, सोशल डिस्ट्रप्शन भी आएगी, और इवन सिवियर वेदर्स की भी कंट्रीब्यूशन इसमें शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर। ये आपको बेसिकली इस मैप के अंदर एक ट्रेंड शो किया जा रहा है कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमें ये बताते हैं कि 1970 से लेकर 2010 तक, और देन उसके बाद जो है, पहले तो बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा बल्क में थी, लेकिन अब आपको दिखाया जा रहा है कि 2010 से ऑनवर्ड जो है इस बायोडायवर्सिटी लॉस में पहले डिक्लाइन आ रहा था, और अब 2010 के बाद 2050 तक कुछ कंट्रीब्यूशन की जा रही है कंजर्व करने के लिए। इन बायोडायवर्सिटी जो आपके इर्द गिर्द प्लैनेट अर्थ पे पाई जाती है उनको कंजर्व किया जा रहा है। और 21 जो 100 जिसको आप 22nd सेंचुरी कहते हैं, तब तक एक्सपेक्टेड है कि इतनी खातिर ख्वाह आपकी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की एफर्ट्स कर दी जाएंगी कि आपकी बायोडायवर्सिटी प्रॉपरली कंजर्व हो सके। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं इस कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। दो मेन इसकी टाइप्स हैं, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आप नेचुरल हैबिटेट्स को देखते हैं और उन्हीं नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर उस स्पीशी को स्टोर कर देते हैं। जबकि एक्स सीटू जो कंजर्वेशन है उसके अंदर आप जितने भी नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनसे उन स्पीशीज को अवे ले जाते हैं और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर उनको सर्वाइव करवाते हैं और वहां पर उनको फ्लरिश करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। पाकिस्तान के अंदर तो नेशनल पार्क्स जो वाइल्ड लाइफ के रिस्टोरेशन के लिए और कंजर्वेशन के लिए हैं वो 28 हैं अब तक, और ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बता रही हूँ ये अकॉर्डिंग टू IUCN है। इसके अलावा कुछ सेंचुरीज भी हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि 69 इन नंबर है इन टोटल। बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, टेरेस्ट्रियल अलग हैं, मैरीन अलग हैं। अगर आपको फेमिलियरिटी नहीं है इन टर्म्स से, तो टेरेस्ट्रियल हर वो चीज होती है जो लैंड पे एग्जिस्ट करती है, और मैरीन हर वो चीज है जो कि समुद्र के अंदर एग्जिस्ट करती है। और ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 62 इन नंबर है पाकिस्तान के अंदर। और इसके अलावा सेक्रेट लेक्स हैं, हॉली लेक्स हैं, जहां पर जो उसी साइट के ऊपर इनको रिस्टोर किया जा रहा है। जी, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है एक्सीटू कंजर्वेशन में, बोटानिकल गार्डन्स की फॉर्म होती है। आर्बोरेटा है, ये बोटानिकल गार्डन से छोटे होते हैं और इनके अंदर प्लांट्स को प्रॉपरली कंजर्व किया जाता है, लार्ज ट्रीज को कंजर्व किया जाता है। जूलॉजिकल गार्डन्स हैं आपके पास, एक्वेरिया है जहाँ पर फिश की डिफरेंट वैरायटीज को कंजर्व किया जाता है। सीड बैंक्स हैं आपके पास जहाँ पर स्पीशीज को सीड्स की फॉर्म में कंजर्व किया जाता है ताकि वो कल को उनको किसी भी टाइम पर किसी ऑफ सीजन में भी ग्रो करवाया जा सके। आपके पास एक पूरा सीड बैंक हर कंट्री वाइड जो है वो अवेलेबल होता है। फील्ड जीन बैंक्स आपके पास है जहां पर जीन सीक्वेंसेस को स्टोर किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन है, क्रायो जो है ये जितने भी आइस के साथ एलजी जो जितने भी वो अटैच्ड हैं उनकी प्रिजर्वेशन होती है। इनको बड़ा प्रॉपरली जो है वो कंजर्व किया जाता है ताकि इनकी जो स्पीशीज हैं वो किसी भी किस्म के लॉस से
महफूज रह सकें। सेक्रेड प्लांट्स और होम गार्डन्स, ये भी आपके पास ऐसा एक एटमॉस्फेयर होता है जिसके अंदर आप स्पीशीज को उनके नेचुरल जो हैबिटेट्स हैं उनसे निकाल के आप उनको कंजर्व करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड लेजिस्लेशंस। इसके अंदर आपके पास जो बेसिक लेजिस्लेशंस हैं जो आप फॉलो कर रहे हैं वो हम डाउन टू टॉप मूव करेंगे। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, जिसको आप साइट्स भी कहते हैं, 1975 में ये कन्वेंशन हुआ था जिसने अपना पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे एक लेजिस्लेशन अक्रॉस द ग्लोब प्रोवाइड किया था। फिर 1992 में सीबीडी लॉन्च हुआ। सीबीडी बेसिकली कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो आपको पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके ऊपर एक कन्वीन किया है इसने पूरा का पूरा एक लॉ, जिसके थ्रू आप कंजर्व करते हैं बायोलॉजिकल फौना और फ्लोरा को। इसके अलावा 2018 के अंदर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने, जिसको आप IUCN कहते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड किए थे, जो कि मैं पिछली स्लाइड में आपको बता चुकी हूँ कि कितने पाकिस्तान में नेशनल पार्क्स हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं एंड सो ऑन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, IUCN बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो 4 टॉप फेमस जो एग्जांपल्स हमारे पास हैं वो लाल सुहानरा नेशनल पार्क बहावलपुर में है, चोलिस्तान सेंचुरी है, लाल सुहानरा बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ज़ियारत जूनिपर फॉरेस्ट रिजर्व है जो कि बलूचिस्तान में है। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा 2030 है, उसमें गोल नंबर 15 है लाइफ ऑन लैंड, जो कि डायरेक्टली एड्रेस करता है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट को, अदर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स को और बायोडाइवर्सिटी को, जिसके अंदर आपको डेजर्टिफिकेशन को स्टॉप करने का भी टारगेट इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो लैंड डिग्रेड होती है, सॉइल इरोजन होती है, वेदरिंग होती है, उसको भी अवॉइड किया जाता है। और इसके अलावा जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनकी इलीगल ट्रेड जो है उसका भी तदारक जो है इसमें शामिल है। तो यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, और इस टॉपिक से रेलेवेंट आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आई एम अवेलेबल फॉर दैट। थैंक यू सो मच।